हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो अब हम ग्रेविटेशन के सेकंड पार्ट में आ गए हैं एंड इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स और ऑल ऑफ द थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर ग्रेविटेशन की। तो देखिए अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन पार्ट। मैंने आपको बता ही दिया था एंड व्हाई दिस। कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टी लिखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन नोट्स बनाइएगा फटाफट। ग्रेविटेशन, तो ग्रेविटेशन क्या है? इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, राइट। 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, बेसिक फोर्सेस होते हैं, नेचुरल फोर्सेस होते हैं। उसमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस फोर्स, क्या प्रॉपर्टीज होती है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन की? फर्स्ट, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये नेचर में कैसा होता है बच्चों? ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। जैसे आप कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो कुछ टाइम के बाद में वो अगेन कहां पर आती है? ग्राउंड पर ही आती है, बिकॉज ऑफ nature of this force, and this is attractive always in nature. Second, it follow inverse square law. ये क्या फॉलो करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बिटवीन टू मासेस। थर्ड देखते हैं, इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये बहुत कम फोर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होता है, बहुत वीक फोर्स होता है। इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। सो इट इज वीकेस्ट फोर्स, है ना, राइट। फोर्थ, इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है बच्चों, चलिए ये 4 पॉइंट्स आप फटाफट नोट कीजिए। ऑलवेज अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर शो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, वीक फोर्स है, और इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब है एक ऑब्जेक्ट अर्थ पर है या अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड मून है, ठीक है ना। द डिस्टेंस ऑफ अर्थ एंड मून इज वेरी लार्ज, देन मून इज अट्रैक्टिंग बाय अर्थ। इसका क्या एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं? तो इसके देखने के एग्जाम्पल हमें मिलते हैं जो टाइड्स होता है सी में, जो टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स, दिस इज द बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। आर यू गेटिंग एवरीबॉडी? चलिए ये प्रॉपर्टीज हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में मिल गई हैं। अब हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पार्ट, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको कहें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखिए फटाफट, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जो साइंटिस्ट थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, जिनकी नेम पर ही हम ऐसा यूनिट लिखते हैं फोर्स की, उन्होंने क्या बताया? इफ यू आर टेकिंग वेरी स्मॉल और पॉइंट मासेस, इफ यू आर कंसीडरिंग 2 masses as point masses and you are taking any distance between them, suppose small r, and the mass of each value is m1 and m2, and both are separated by any small distance r. Then what he told that according to this law, आप इसको कैसे लिख सकते हैं? let us consider we are putting any 2 masses m1 and m2 at any distance r with each other, ठीक है। ये हमने लिखा, उसके बाद में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ और अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ऐसा भी लिख सकते हैं। फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मासेस विल बी मोर, देन फोर्स बिटवीन देम आल्सो विल बी मोर, एंड वाइस वर्सा। अगर कम होगा तो कम, देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², या इसी को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। कहिएगा यस। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन। इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये प्रूफ हो रहा है कि डिस्टेंस आप इंक्रीज करते जाएंगे तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा बाय
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। बोलिएगा यस और नो। अब आपने ये भी देखा होगा या नहीं देखा है तो ध्यान रखिए, इफ वी आर जस्ट वांट टू रिमूव प्रोपोर्शनलिटी साइन सो वी नीड टू राइट एनी कांस्टेंट। तो यहां पर जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है इसमें हमने एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूज करना है एंड वी विल कॉल दिस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एज अ कैपिटल जी। तो रिमूव कीजिएगा, चलिए फटाफट इसको नोट कर लिया होगा आपने। तो F इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल को अगर हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं तो इक्वल का साइन लगाते हैं और कोई कांस्टेंट लिखते हैं, तो कांस्टेंट कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एनसीईआरटी बुक में ये आर स्क्वायर के प्लेस पर डी स्क्वायर हो सकता है, स्मॉल डी, सो डोंट वरी अबाउट दिस, है ना। ठीक है, तो ये हमारा दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब आप कहेंगे सर ये यूनिवर्सल क्यों कहा है, क्योंकि ये लॉ वैलिड होता है यूनिवर्स के किसी भी 2 पॉइंट मासेस या कोई 2 मासेस के बिटवीन। तो यही हमारा मेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है, क्या ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है? यस, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। और कैपिटल जी जो है ये भी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए इसको भी क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज व्हाट? 6.67 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 6.67 इंटू 10⁻11 यूनिट बनाइएगा। इसको सारी वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के दर ले आइए। सो फोर्स की यूनिट न्यूटन, ये आर स्क्वायर लगाया तो मीटर स्क्वायर, अपॉन में m1 और m2 ले आइए। m1 का क्या हो जाएगा? किलो, और किलोग्राम क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों कहा गया इसको भी यूनिवर्सल? बिकॉज द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी विल रिमेन सेम। आप कोई से भी 2 मासेस ले लीजिएगा, उनके बिटवीन ये वैल्यूज हमेशा क्या रहनी है? सेम रहनी है। आगे समझ में बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं इसी पर बेस्ड। जैसे आपसे मैं बोलूं, देखो बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल, इफ m1 is 2 kg, m2 is 5 kg, distance between them is 1 meter, then calculate gravitational force between them। तो देखिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, कैपिटल जी लिखेंगे मास 1 इंटू मास 2 अपॉन डी स्क्वायर। तो ये वैल्यू चाहे आप मास को इसे भी अब चेंज करते जाएं, ये वैल्यू सेम रहेंगी। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। मास 1 कितना है बच्चों? इंटू 2, मास 2 कितना है? 5 अपॉन डी क्या है? 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर। यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10, 5 टू 10 इंटू 10⁻⁻11, और ये कितना है? +1। बोलिएगा यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा? 6.67 इंटू 10⁻10 न्यूटन। दिस विल बी फोर्स बिटवीन देम, जो कि बहुत वीक फोर्स है। इसलिए ये फोर्स अट्रैक्शन तो शो करेगा बट उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा जितना उसको अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि माइनस में पावर है। तो इस टाइप से हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं। आगे बच्चों समझ में ऐसे ही आपको कोई से अदर मासेस दिए रहे तो आप निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या याद रखें कि आपको सारी क्वांटिटीज एक जैसे यूनिट में दी हुई या नहीं है। बोलिएगा यस, यहां तक आगे समझ में। अब हम लिखते हैं ग्रेविटी। या इसको कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी एक ही है, लेकिन कॉमन थिंग क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ग्रेविटी? देखिए बहुत सिंपल सा नोट हम लिखते हैं। इफ one of the forces, if one mass is earth
and another mass may be any other body, then gravitational force between earth and other body is called gravity. चलिए याद रहेगा बच्चों, बोलिएगा यस। ग्रेट। जैसे यहां पर मैंने एक बॉडी ली और ये मेरी जो बॉडी है ये क्या है, अर्थ है। फिर से ध्यान दीजिएगा, अर्थ। और जो सेकंड बॉडी है यहां पर मैं ले रहा हूं, ये बॉडी एनी अदर बॉडी, एनी अदर बॉडी कुछ भी हो सकती, बट ये कंपल्सरी मास है, तब हम ग्रेविटी कहेंगे। कंपल्सरी मास, राइट बच्चों। मास ऑफ द अर्थ एंड मास ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, ये हो सकता है मास ऑफ प्लेनेट, एनी प्लेनेट, मास ऑफ सन, या ऐसी एनी अदर, बट वन कंपल्सरी इज व्हाट, दैट इज अर्थ। तो इनके बिटवीन अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ ऑफ जी, कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ, ये कंपल्सरी है, ध्यान रखिए, कंपल्सरी मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कोई सा भी टू सेकंड ऑब्जेक्ट ले लीजिएगा, अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर बिटवीन देम। ये देखिए इनके बिटवीन डिस्टेंस है ये आर स्क्वायर। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स हो और उनमें से वन मास क्या हो, अर्थ हो, तो ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हमने क्या बोला है, ग्रेविटी। क्लियर हो गया बच्चों। ग्रेविटेशनल फोर्स जो था वो किसी भी टू बॉडीज के बिटवीन हो सकता है, सन, मून, सन, अर्थ। लेकिन अगर उसमें अर्थ एक कंपल्सरी पार्ट हो गया, वन ऑफ द मास इज अर्थ, one of the masses is earth, then we can call that gravitational force between them is always gravity. ये कह सकते हैं, this is the nickname of gravitational force of the earth. चलिए बच्चों, ये भी ग्रेविटी भी समझ में आ गया। जैसे मैंने कल के वीडियो में यस्टरडे जो पार्ट हमने देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था, तो ऐसे आप नोट्स को इस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। ग्रेविटेशनल क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। देखिए समझिए, मीनिंग समझिए, ये अर्थ सरफेस है और अगर कोई अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट डाउन साइड गिर रहा है, तब इसके पास जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहेंगे बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बोलिएगा यस और नो। चलिए ये समझ में आ गया। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, वैसे हम स्टडी करते हैं वन टाइप का, लेकिन इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। ये किसके लिए, ग्रेविटी मतलब अर्थ से रिलेटेड है। G4 अर्थ सरफेस, सेकेंड G4 below the earth surface, and सरफेस है ना, पूरा लिख लीजिएगा। थर्ड G above the earth surface। बोलिएगा यस और नो। क्लियर बच्चों। अब हमारा जो मेन हेडिंग है एक्चुअली G4 अर्थ सरफेस, ये जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू होती है मैक्सिमम, जिसको हम सिर्फ G बोलते हैं, और ये वैल्यू हम 9.81 या इसी को अप्रोक्सीमेट करके 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। ये कैलकुलेट भी कर लेंगे, डोंट वरी। बोलिएगा यस। बिलो दी अर्थ मतलब अर्थ के सरफेस से नीचे अगर हम जाते जाएंगे तब भी ये वैल्यू इससे लेस देन आएगी, एंड अपर जाएंगे तब भी ये वैल्यू क्या आएंगी, लोअर आएंगी या स्मॉलर आएंगी। जी एट सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर अर्थ के सेंटर में जी की वैल्यू कंसीडर करें तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 ही होती है, इसलिए वहां पर कंडीशन क्या होंगी, वेटलेसनेस की कंडीशन बन जाएंगी। चलिए ये देखते हैं स्मॉल जी फॉर अर्थ सरफेस। ये हमारा एक्सप्रेशन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है।
चलिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सरफेस, मतलब इसको सिर्फ हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, तो ये कांस्टेंट वैल्यू निकलेंगी, देखते हैं, देखिएगा। लेट दिस इज अर्थ, दिस इज रेडियस ऑफ द अर्थ, राइट बच्चों। चलिए इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देते हैं। लेट दिस इज अर्थ, दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ, and this is radius of the earth, and we are putting any object, mass of object is mo, we are putting on the earth surface, right बच्चों, and this is center and this is mass of the earth, clear। तो आपसे बोल दिया जाता है कि weight of this object क्या होगा, तो weight of this object, कौन सा ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, ऑब्जेक्ट हैविंग मास mo, बताइए क्या होगा वेट का फॉर्मूला, वेट का फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं, वेट इज इक्वल टू मास इंटू स्मॉल जी, ठीक है। अभी हमें जी की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमने लिख दिया स्मॉल जी, ये वेट का फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू स्मॉल जी। स्मॉल जी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। नाउ इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, और ये जो वेट है वही क्या होता है, फोर्स भी होता है। अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे, समझ में आ जाएगा। नाउ कौन सा फोर्स होगा यहां पर, ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अदर ऑब्जेक्ट, बच्चों बताइए क्या वैल्यू होती है, तो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, क्या है, अर्थ, और डिस्टेंस क्या है उनके बिटवीन देम, आर ई और स्क्वायर है, तो स्क्वायर बोलिएगा, ये डिस्टेंस है, सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, ओके। सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड फोर्स है, तो दोनों को बैलेंस करेंगे। सो बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन लिखिएगा, by इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, बताइए क्या होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएंगे, तो m ऑफ ऑब्जेक्ट इन टू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी, मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, o मीन्स ऑब्जेक्ट, अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर, बोलिएगा यस और नो। चलिए ठीक है बच्चों, फटाफट नोट सुनाते जाइएगा। अब बताइए, ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड भी है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट राइट साइड भी है, तो आपस में ये क्या हो जाते हैं, कैंसिल। सो स्मॉल जी फॉर दी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ स्क्वायर, बोलिएगा यस हम लोग। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसके लिए है ये, अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस, किस पे बात कर रहे हैं बच्चों, ऑन द सरफेस। अगर आप यहां से कोई अदर प्लेनेट्स को या अदर कोई बॉडी को ले लेंगे तो मास उसका आ जाएगा और रेडियस भी उसके है। जैसे एग्जांपल, जुपिटर के लिए क्या निकालना है, जुपिटर के लिए आपको स्मॉल जी की वैल्यू निकालना है फॉर जुपिटर। क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यहां पर मास ऑफ जुपिटर आ जाएगा एंड रेडियस ऑफ जुपिटर आ जाएगी, बोलिएगा यस और नो, ये जुपिटर के लिए आ जाएगा। ऐसा ही अगर आपको बोल दिया जाए जी फॉर मून निकालिए, ये फर्स्ट एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो जी मून क्या होता है बच्चों, कैपिटल जी मास ऑफ द मून, यहां पर मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून, स्क्वायर है तो स्क्वायर। आया कुछ समझ में, लेकिन इसकी वैल्यू हमें एक्सपेरिमेंटली वैल्यू मिल गई है इसकी, और जो वैल्यू है जी अपॉन 6, मतलब अर्थ का जो स्मॉल जी होगा उसके 1/6 पार्ट को ही हमने क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ जी और मून। समझ में आएगा, जैसे ये मून है, मून का यहाँ सेंटर है, ये रेडियस ऑफ द मून है, और यहां पर कोई मास ऑब्जेक्ट रखा है, तब यहाँ जी की जो वैल्यू आएगी, जी फॉर मून होगी, वो 1/6 टाइम्स होगी जी फॉर अर्थ,
और G फॉर अर्थ अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं, ये वाला एक्सप्रेशन। बोलिएगा यस, गुड। चलिए दोनों कॉन्सेप्ट में साथ साथ में बताते जा रहा हूं, ठीक है। अब G की वैल्यू हमें, अब देखिए सारी वैल्यूज हमें निकालनी है और G की वैल्यू निकालना है। तो कैपिटल G वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ दी अर्थ होता है, लिखिएगा 6.4, है ना, या 6 लिख लीजिएगा, 6 इंटू 10⁻24 kg मास है। देखिए देखने में बहुत कम लग रहा है, बट दिस मास इज वेरी वेरी लार्ज मास, ओके। एंड रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 किलोमीटर। इसको कन्वर्ट कीजिएगा 64 इंटू 10⁻5 मीटर। बोलिएगा यस और नो। चलिए समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। G इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ कितना है बच्चों, 6 इंटू 10⁻24 अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 64 इंटू 10⁵ एंड होल स्क्वायर। बोलिएगा यस, बोलिएगा यस। चलिए समझ में आ गया यहां तक। अब जब हम इनको सबको सॉल्व करके देखते हैं, देखिए बच्चों जब सबको सॉल्व करके देखते हैं, ये सब आपको सॉल्व करना आता है, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 9.81, या इसी को हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 10 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और ये वैल्यू होगी द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर अर्थ, स्मॉल जी फॉर अर्थ सरफेस। सरफेस के ऊपर जाएंगे तो वैल्यू जी की डिक्रीज होंगी, डाउन साइड जाएंगे डिक्रीज होंगी, और अर्थ के सेंटर में 0 होंगी। ये ध्यान रखिएगा। आर यू गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट? वेरी गुड। अब ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर मून, तो आप इसका भी आंसर, इसका भी कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। तो लिखते हैं टॉपिक, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर मून। बच्चों आया समझ में? द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर मून, तो क्या लिखेंगे? वी नो दैट स्मॉल जी फॉर मून क्या मिला है, देखते हैं बच्चों। सो कैपिटल जी मास ऑफ द मून, ये क्या है, मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर। बोलिएगा ये सुनो। ये जो हमारी वैल्यू है, इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी फॉर मून। अच्छा, इसी को हमें एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, तो उसकी हेल्प से हम लिख लेते हैं। हमें ये क्या मिला था, G अपॉन 6। इसी को हम लिख देते हैं, G ऑफ मून इज 1/6 ऑफ कैपिटल स्मॉल जी ऑफ R। ठीक है, तो हमने देखा G ऑफ मून इज 10, अप्रोक्सीमेटली 10 लिख लिया और ये 6 लिया, तो 1.67 कुछ आ जाएगा, या 65 जो भी आ रहा है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लें। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ G फॉर मून। आगे समझ में? तो स्मॉल G फॉर मून पता चल गया, स्मॉल G फॉर अर्थ सरफेस पता चल गया। ये मून के सरफेस के लिए G की वैल्यू है, ये अर्थ के सरफेस के लिए G की वैल्यू है। जो अर्थ के सरफेस के लिए क्या मिली थी G की वैल्यू, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और G फॉर मून कितना मिला है बच्चों, बताइएगा, 1.67 और मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। बोलिएगा यस। चलिए, अब ये स्मॉल जी का कॉन्सेप्ट कहां यूज आने वाला है, वो अभी हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए क्या होता है मास एंड वेट, वो देख लेते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंसेस, नोट्स बनाइएगा, डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट। देखिए क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। जैसे हम बात करते हैं वेइंग मशीन पर, आपने बोलते हैं कि सर हमने वेइंग मशीन से मास मेजर करवा, हमारा वेट मेजर करवाया, और वेट मेजर करवाए तो आप यूनिट बोलते हैं वेट की न्यूटन होती है, तो हम तो किसमें, किलोग्राम में मेजर करते हैं। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। पहले तो डिफरेंस लिखते हैं। तो लेफ्ट साइड मैंने लिखा मास, राइट साइड लिखा मैंने वेट। तो मास क्या होता है, वेट क्या होता है, तो पहले लिखेंगे सबसे सिंपल, क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मैटर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मास, एंड दिस इज a force
exerted by अर्थ। अगर हम अर्थ के वेट की बात करें, अर्थ पर, दिस इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, अगर अर्थ पर वेट की बात करेंगे, है ना, बाय अर्थ और अदर सेलेसियल बॉडीज। बोलिएगा यस और नो। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, सॉरी इसको बंद करिएगा, इसको सेकंड कर दीजिएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वेट इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। देखिए यहां पर जी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मास के लिए है, ये वेट के लिए है। अब आप कहेंगे सर कि हम अगर वेट मेजर करने जाते हैं तो ऐसा यूनिट, देखिए पहले थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मास, बताइए क्या होती है ऐसा यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। बोलिएगा ऐसा नो। बट इसकी अगर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो ऐसा यूनिट ऑफ वेट, ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। बच्चों देखिएगा न्यूटन आ गया, और न्यूटन क्या होता है? फोर्स होता है। तो वेट एक प्रकार से फोर्स होता है, जो 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड स्क्वायर। बोलिएगा यस और नो। ये 1 न्यूटन होता है, ठीक है, ये 1 न्यूटन। बोलिएगा यस और नो। ओके, अब आप बोलेंगे सर हमने वेट मेजर करवाया तो वो किलोग्राम में क्यों आया? तो क्योंकि आपने वेट की ऐसा यूनिट तो क्या बता दी? न्यूटन। अरे भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारे पास वेट है, अगर मान लीजिए मेरा 700 वेट आ रहा है न्यूटन में, तो हमारी जो मशीन की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसको ऑलरेडी किससे डिवाइड किया जाता है? 10 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर हमारा 700 न्यूटन वेट आ रहा है तो उसको किससे डिवाइड कर देंगे? जी से। जी की वैल्यू 10 लिखा था अर्थ पर। हाँ, लेकिन अगर वही वेट में अगर क्या करूंगा, मून पर जाकर मेजर करूंगा, तो जो मुझे मास तो वही मिलेगा, लेकिन वेट मेरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होने वाली है। देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये मास आ जाएगा, तो 70 न्यूटन के प्लेस पर 70 केजी हो जाएगा मेरा मास। आ गया समझ में? तो ऑलरेडी इसका सिंपल सा एक मीनिंग कहें कि ऑलरेडी स्मॉल जी से डिवाइड कर दिया जाता है अर्थ के लिए। तो वो जो न्यूटन जो वेट था वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया, इसलिए अब हम वेट को किलोग्राम में मेजर कर रहे हैं। एक्चुअली वो मास है। आया कुछ समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, mass, fourth, mass remains same everywhere, means value will not change, remains same everywhere, but इसमें आ जाएगा weight will change place to place। अब प्लेस टू प्लेस का मतलब ये नहीं है कि हमने इस रूम में बोला तो वेट कुछ और मिला और उस रूम में चलेगा तो वेट दूसरा मिला। प्लेस टू प्लेस का मीनिंग है अर्थ पर आपको अलग वेट मिलेगा, मून पर आपको अलग वेट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा स्मॉल जी की वैल्यू पर। आ गया समझ में? चलिए, ये 4 डिफरेंसेस आपको याद रखना है, क्योंकि इसी पर बेस्ड कई हमें आगे भी एक्सरसाइज में या कहीं पर भी हमें सॉल्व करने होते हैं। तो समझ में आ गया बच्चों? एक देखिए हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, कुछ मास और वेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखिए, लेट न्यूमेरिकल है ना, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, सपोज कीजिए 50 केजी कोई ऑब्जेक्ट का मास है, देन कैलकुलेट वेट एंड मास ऑफ that object on earth and moon। मून पर एंड अर्थ पर हमें उस ऑब्जेक्ट का मास भी बताना है और वेट भी बताना है। बताएंगे बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखें। तो देखिएगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आप बताइए सॉल्यूशन। एक थिंग हमने लिखी है मास के बारे में, मास ऑफ द object remains same everywhere।
इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, दैट इज कितना होगा मास, 50 किलोग्राम है तो 50 किलोग्राम ही रहेगा। अब आपसे बोल दिया जाता है वेट बताइएगा, तो वेट फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मजा आएगा सॉल्व करने में। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आपको शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा टॉपिक्स कवर हो जाए। देखिएगा, वेट ऑन मून, वेट ऑन अर्थ, तो लिखते हैं VEIGHT। तो वेट निकालते हैं, पहले हम किस में निकाल लेते हैं बच्चों बताइएगा, यहां ले लेते हैं अर्थ। तो वेट फॉर अर्थ का फॉर्मूला हो जाएगा mg, बोलिएगा यस। और वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m ही रहेगा। g किसके लिए जाएगा, मून के लिए हो जाएगा, बोलिए यस। ओके, अब देखें, तो m तो मैंने बता दिया सेम है, तो बताइए क्या होना चाहिए, 50। g की वैल्यू अर्थ के लिए, सरफेस के लिए कितना निकाला था, 10, तो ये हो जाएगा 500 न्यूटन, बोलिए यस और नो। सो वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 500 न्यूटन, कितना, 500 न्यूटन। बट वेट ऑफ दैट सेम ऑब्जेक्ट ऑन मून देख लेते हैं, तो m तो चेंज नहीं होने वाला था, बट g कितना हो गया था बताइए बच्चों, g अपॉन 6 हो गया था, g अपॉन 6 हो गया था। और g की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, आपको पता ही है स्मॉल g, ये अर्थ के लिए 10 था। तो ये कितना हो जाएगा, 500 अपॉन 6। तो 500 अपॉन 6 का डिवाइड, 500 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, 48, 2 बचेगा 0, 18, फिर से क्या बचा 2, 83 पॉइंट, तो ये अप्रोक्सीमेटली 84 न्यूटन हो जाएगा। मतलब 1/6 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। आया बच्चों, 1/6 टाइम्स हो जाएगा, 1/6 टाइम्स, 6 टाइम्स नहीं, 1/6 टाइम, ध्यान रखिएगा। तो ये नियर अबाउट 84 न्यूटन बचेगा। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप अर्थ पर थोड़ा सा जंप कर पा रहे हैं तो आपका वेट ज्यादा है, लेकिन मून पर आप थोड़ा सा जंप करेंगे तो आपका वेट कम हो गया। वेट कम हो गया तो आप हाई जंप कर सकते हैं। सो आर यू गेटिंग? चलिए, तो आप अपने आप को कोई भी ये ना समझे, अगर किसी का वेट ज्यादा है अर्थ पर तो भाई कोई बात नहीं, अगर अर्थ पर आपका वेट है तो ये आपका कोई कांस्टेंट वेट नहीं है, ये तो वेरिएबल है। पर आप मून पे जाएंगे तो यही वेट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर किसी का अर्थ पर वेट ज्यादा हो गया है तो। चलिए, अब आते हैं हम लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। और फिर चाहे तो हम न्यूमेरिकल्स बाद में कर लेंगे, बट अभी हमारा मेन मोटो है कि टॉपिक्स को कवर करना था। फ्री फॉल क्या होता है ये फ्री फॉल? तो देखिए, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज जस्ट फॉलिंग because of gravitational pull, pull, and air resistance is neglected. Falling is called free falling. बोलिएगा यस और नो। लाइक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, रेनिंग हो सकता है फ्री फॉल। फॉलोइंग, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे, फॉलिंग ऑफ फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स और एनी अदर थिंग, जो हाइट से कोई भी थिंग्स गिर रही हैं, अगर हम एयर रेजिस्टेंस उसको नेग्लेक्ट कर लें और ग्रेविटेशनल पुल के कारण ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्री फॉल। आया कुछ समझ में? जैसे प्रीवियस पार्ट में मैंने एक एप्पल फॉल करते हुए बताया था, तो वो एक्चुअली फ्री फॉल का ही एग्जाम्पल है। बोलिएगा यस और नो। ओके, फ्री फॉल से रिलेटेड कुछ हमारी क्वेश्चंस बनती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन रिलेटेड
फ्री फॉल से रिलेटेड इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती हैं, देखते हैं। जैसे देखिए, पहले हमने लीनियर वाली इक्वेशन लिख रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस एटी बोलिएगा यस, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोलिएगा, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन आपको याद है ऑलरेडी। इन्हीं के हेल्प से हम फ्री फॉल की इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, फाइनल वेलोसिटी तो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। फाइनल वेलोसिटी वही रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी वही रहेगी। ए के प्लेस पर जी भी यूज कर सकते हैं और माइनस जी भी यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप डायरेक्शन क्या ले रहे हैं। तो अभी हम प्लस जी यूज कर रहे हैं, प्लस जी, और टी तो चेंज नहीं होने वाला, तो फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर जी की डायरेक्शन डाउन साइड ही है तो हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, और अप साइड लेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब अपोजिट ऑफ एक्सेलरेशन। तो ऐसा भी हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, बट अभी मैं जनरल लिख रहा हूं सेम डायरेक्शन वाली। एस को क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पर एस क्या होगा, हाइट के फॉर्म में होगा। हाइट यू तो यू ही रहेगा, टी तो टी रहेगा, जी हाफ हाफ रहेगा, ए के प्लेस पर जी लिखेंगे, टी एज इट इज। बोलिए यस। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल टी स्क्वायर है बच्चों, टी स्क्वायर हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड, वी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 2 इंटू जी इंटू एच। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। तो मुझे लग रहा है अगर इसकी डायरेक्शन जी की डायरेक्शन चेंज कर दीजिए तो माइनस साइन आ जाएगा इसके साथ, अदरवाइज हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन यही रहेगी। सो आई होप students you understood this chapter. Then also if you have confusion regarding any particular topic, so you can ask in comment box. अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों सब्सक्राइब करना है ये आपको पता है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। इफ आई एम जस्ट शेयरिंग और आई एम अपलोडिंग वीडियो रिलेटेड टू योर चैप्टर, तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।